क्या दोस्तों आपको पता है भारत देश के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किसने किया? जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की घोषणा कहां की गई है? टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 6 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किसने किया? हाल ही में भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है उत्तराखंड ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो हमें यह याद रख लेना है कि यह हमारे भारत देश का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन है। नाम क्या रखा है? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। और ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सहयोग से आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। विकसित किसने किया है? आईआईटी रुड़की ने। सहयोग किसने प्रोवाइड किया है? उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। लोगों को भूकंप अलर्ट के बारे में सूचित करने के लिए उत्तराखंड भूकंप अलर्ट भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप है। तो हमें याद रख लेना है एप्लीकेशन का नाम उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, जिसको लॉन्च किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। गैरसैंण को पिछले साल ही दोस्तों ग्रीष्मकालीन कैपिटल घोषित किया गया है। तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल का नाम क्या है, तो हमारा आंसर होना चाहिए गैरसैंण। और उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल बोले तो बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने किस देश का दौरा किया? हाल ही में एक देश के एयर चीफ मार्शल ने हमारे देश के एयर चीफ मार्शल को निमंत्रण भेजा और यह निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया हाल ही में इजराइल देश की यात्रा पर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजराइल। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इजरायली एयरफोर्स के कमांडर, जिसका नाम है मेजर जनरल अमीकम नॉर्किन के बुलावे पर इजराइल के आधिकारिक दौरे पर गए। तो यहां हमें याद रख लेना है कि हाल ही में हमारे एयर चीफ मार्शल ने किस देश का दौरा किया है? इजराइल देश का। तो इजरायली एयरफोर्स के कमांडर का नाम क्या है? मेजर जनरल अमीकम नॉर्किन। और उन्होंने बुलावा भेजा था, बुलावे को स्वीकार करते हुए हमारे एयर चीफ मार्शल पहुंच गए हैं यह इजराइल देश में। तो इससे पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख संयुक्त अरब अमीरात, क्या यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर थे। और यह यात्रा भारत के खाड़ी देशों के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों का परिचायक रहे। यानी कि दोस्तों मुस्लिम देश होने के बावजूद भी अच्छे हमने संबंध विकसित किए हैं। और हमारा पाकिस्तान के साथ जो संबंध है, तो यह देखते हुए दोस्तों रणनीतिक साझेदारी के रूप में यह काफी अहम यात्रा रही है। और इजराइल की बात की ना, तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नेफ्ताली बेनेट। इमेज में आप देख सकते हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन? नेफ्ताली बेनेट। किसका स्थान लिया है? बेंजामिन नेतन्याहू का स्थान लिया। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। इमेज में आप देख सकते हैं। और इजराइल की कैपिटल का नाम क्या है? यरूशलेम इजराइल की कैपिटल का नाम। दोस्तों यह हाल ही में नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात आई है और इसीलिए यह बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट
और इजराइल देश के राष्ट्रपति है इस्साक हर्जोग। कैपिटल का नाम यरूशलेम और करेंसी है इजरायली नई शेकेल। तो यह दोनों फैक्ट आपको याद थे। लेकिन इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। क्या? इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है और नेसेट के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो देखो, नेसेट प्राचीन हिब्रू शब्द है जो यहूदी परंपरा के अनुसार 120 ऋषियों और पैगंबरों की एक विधानसभा थी। क्या? ये इजराइल में दोस्तों एक नेसेट प्राचीन हिब्रू भाषा का शब्द, और नेसेट क्या है? यहूदी परंपरा के अनुसार 120 ऋषियों और पैगंबरों की एक विधानसभा थी। और नेसेट के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। और यहां मतदान करने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 18 साल होती है, जिस तरह हमारे भारत देश में है। तीसरा क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के दौरान पानी माह की शुरुआत कहां की गई? जल जीवन मिशन अभियान के तहत हाल ही में पानी माह की शुरुआत की गई है हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। और लद्दाख के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। तो लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद फिरोज अहमद खान ने करगिल में पानी माह का शुभारंभ किया। तो यहां से एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि करगिल में पानी माह का शुभारंभ किसने किया है? फिरोज अहमद खान ने। और यह कौन है? लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के अध्यक्ष है और मुख्य कार्यकारी पार्षद है। कौन? फिरोज अहमद खान। और पानी माह की बात करें तो पानी माह 1 महीने का एक व्यापक अभियान है और इसकी शुरुआत उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर ने पिछले महीने की 25 तारीख को लद्दाख में की थी। एक बार फिर से करंट अफेयर में आ गया है यह पानी माह, यानी कि वाटर मंथ। पानी माह अभियान 2 चरणों में प्रखंड और पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। 2 चरणों में पहला चरण इस महीने की 1 से 15 तारीख तक चलेगा, जब दूसरा चरण 16 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। तो इसी तरह 2 चरणों में प्रखंड और पंचायत स्तर पर यह पानी माह अभियान चलाया जाएगा। और इस दौरान प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सभी स्रोतों और आपूर्ति स्थलों पर पानी की जांच की जाएगी और यह काम समुदाय की भागीदारी से किया जाएगा। दोस्तों याद रखो, हमारा भारत देश का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया है जिसे पेयजल, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है? ओडिशा का पुरी शहर, वो मैंने आपको बताया था। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत पहली बार समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ? मेक इन इंडिया के तहत हमारा देश का पहला विमान वाहक पोत जो समुद्री परीक्षण के लिए हाल ही में रवाना हो गया है, जिसका नाम रखा गया है INS विक्रांत। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है INS विक्रांत। इमेज में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, पढ़ो तो INS विक्रांत है। तो स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत पहली बार समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ और इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? भारतीय नौसेना के दल ने तैयार किया है। और इसका निर्माण कहां किया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ओके। और देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है INS विक्रांत। INS विक्रांत का समुद्र में परीक्षण शुरू हो गया है और यह देश में बना और डिजाइन किया गया सबसे बड़ा युद्ध पोत जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या? दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देगा INS विक्रांत। और सबसे बड़े स्वदेशी युद्ध पोत की खूबियों की बात करें तो बहुत सी खूबियां INS विक्रांत में है, वो सभी नोट कर लेनी चाहिए आपको। या तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। विमान वाहक पोत विक्रांत का वजन कितना है? 40,000 टन से अधिक है और यह विमान वाहक पोत करीब 262 मीटर लंबा, कितना? 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है, यानी कि 62 मीटर चौड़ा, 262 मीटर लंबा। और इस जहाज पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। कितने? 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर यह INS विक्रांत पर तैनात किए जा सकते हैं। और इस जहाज पर MiG-29 के लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा तैनात किया जाएगा। और यही नहीं, यह विमान वाहक पोत KA-31 हेलीकॉप्टरों से भी लेस होगा। कौन से? KA-31 हेलीकॉप्टरों से भी लेस होगा। यह हमारा मेड इन इंडिया विमान वाहक युद्ध पोत।
और इसके निर्माण में करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितनी लागत से तैयार किया गया है? 23 करोड़ रुपए की, 23 नहीं 23,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। और इसी नाम के एक जंगी जहाज ने 50 साल पहले, किस नाम के? INS विक्रांत नाम के एक जंगी जहाज ने 50 साल पहले 1971 के युद्ध में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए नाम रखा गया है INS विक्रांत। दोस्तों नाम मत भूलिएगा, ओके। आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन के। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता? इमेज में आप देख सकते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में जर्मनी देश की पुरुष हॉकी टीम को हराकर ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मनी। और हमारे देश की टीम इंडिया के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है। कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को हराकर मेडल पर कब्जा कर लिया। और इस मैच में टीम इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दी। और भारत ने 41 साल बाद हॉकी में पदक जीता है। कितने? 41 साल बाद भारत ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इस ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह, इमेज में आप देख सकते हैं। और हमारे पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन? ग्रेहाम रेड, इमेज में आप देख सकते हैं। तो दोनों के नाम आपको याद रख लेने हैं। कप्तान का नाम यदि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आंसर होना चाहिए मनप्रीत सिंह। और कोच का नाम है ग्राहम रेड, इमेज में आप देख सकते हैं। और हॉकी में आए इस कांस्य पदक की बदौलत टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। जब मैं आपको यह वीडियो पढ़ा रहा हूं तब तक पदक की संख्या 4 है। शायद आपके सामने यह वीडियो आए तब यह पदक की संख्या बढ़ भी सकती है। तो टीम के रूप में आए इस पदक से पहले वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने, इमेज में आप देख सकते हैं, भारत देश के वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर हमारे देश का खाता खोला। जबकि दिग्गज शटलर ऐसे PV सिंधु ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। वहीं मुक्केबाज जिसका नाम है लवलीना बोर्गोहेन, क्या लवलीना बोर्गोहेन भी कांस्य पदक जीतकर भारत को मेडल दिलाने में सफल हुई है। तो तीनों महिलाओं को कांग्रेचुलेशन। छठा क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी? हाल ही में अमेरिका ने ताइवान देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताइवान। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। और अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को $750 अरब के हथियार समझौते की मंजूरी दी। और इससे ताइवान को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति तथा स्थायित्व को बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारत प्रशांत और कोरोना महामारी सहित विभिन्न मुद्दों के कारण अमेरिका और चीन के बीच संबंध हाल के समय में बिगड़े हैं। और यहां जिक्र किया गया है ताइवान देश का। तो ताइवान की कैपिटल का नाम क्या है? ताइपे सिटी, इमेज आप देख सकते हैं। ताइवान की कैपिटल का नाम है ताइपे सिटी। और ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, त्साई इंग वेन। क्या नाम है? त्साई इंग वेन, वो ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति है। और ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर ताइवान देश की करेंसी है। तो यह तीनों फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। जब भी ताइवान देश का जिक्र किया जाए तो आपके मुंह से यह तीनों फैक्टर निकलने चाहिए। ताइवान की कैपिटल का नाम है ताइपे सिटी, ताइवान की राष्ट्रपति है त्साई इंग वेन और करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। क्लियर? ओके। 7वां क्वेश्चन, ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पहलवान कौन बने? ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं रवि दहिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रवि दहिया। हाल ही में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। और जब तक यह न्यूज आपके सामने है तो आपको पता भी चल जाएगा कि रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता है। जी हां दोस्तों, मुझे पता है रवि दहिया ने कौन सा मेडल जीता है। और हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे यह रेसलर ने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन कौन सा पदक जीता है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रवि दहिया ने हिस्सा लिया। और सुशील कुमार के बाद फाइनल में पहुंचने वाले रवि दहिया दूसरे पहलवान है। और स्वर्ण पदक मुकाबले में रवि का मुकाबला ROC के जावूर युग एवग से हुआ। किसके साथ?
ROC के जाऊर युग एव से हुआ। और कौन सा पदक जीता वो तो आपको पता है। और सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सानायेव को शिकस्त दी थी और बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा था सेमीफाइनल का। तो रवि दहिया को हमारी चैनल की ओर से कांग्रेचुलेशन हमारे भारत देश को मेडल दिलाने के लिए। 8वां क्वेश्चन, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर और किस राज्य के बीच हाल ही में सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान हुआ? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो लॉन्च हुआ था कुछ साल पहले, तो इसके तहत हाल ही में जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। इमेज आप देख सकते हैं दक्षिण में स्थित है यह तमिलनाडु। यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ा गया है, तो जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया है तमिलनाडु से। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच संपर्क और आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। यानी कि एक राज्य के लोग हैं वो दूसरे राज्य की संस्कृति, उनके जो पहनावा है, उनके जो भोजन है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और हमारा भारत एक बने। और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है। और हाल ही में एक ऑनलाइन गतिविधि का आयोजन भी किया गया था जिसमें तमिलनाडु राज्य के दर्शकों के लिए कश्मीर के प्रसिद्ध दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पर एक वृत्त चित्र दिखाया गया और बहुत से लोगों को यह बहुत ही पसंद आया। कश्मीर घाटी में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह दाचीगाम नेशनल पार्क कश्मीरी मृग, जिसे कश्मीर भाषा में हांगुल के नाम से जाना जाता है, उनके लिए एक प्राकृतिक निवास स्थान भी है। तो हमारे इंडियन जियोग्राफी की दृष्टि से आपको याद रख लेना है कि कश्मीरी मृग, जिसको कश्मीरी भाषा में हांगुल कहा जाता है, वो नेचुरल रूप से कहां पाए जाते हैं? दाचीगाम नेशनल पार्क में। 9वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कब हटा दिया था? हमारी केंद्र सरकार ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 370 को कब हटा दिया गया था? 5 अगस्त 2019 को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 अगस्त 2019, जिसके हाल ही में 2 साल पूर्ण हुए हैं। इसीलिए करंट अफेयर में आया है आर्टिकल 370। संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने की 5 अगस्त को दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। कब? 5 अगस्त को दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। यह धारा को हमने खत्म कर दिया और अगस्त 2019 में 5 अगस्त के दिन ही केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया था। और अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था और बहुत ही चर्चा का विषय रहा था आर्टिकल 370। और जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के तहत पृथक संविधान था। क्या? जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग ही संविधान था और इस अनुच्छेद के तहत इसको अलग संविधान बनाने का अधिकार था। लेकिन हाल ही में 2 साल पूर्ण हुए हैं, यह धारा को हटा दिया गया है। ओके, 10वां क्वेश्चन, अयातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम थोड़ा लंबा है। अयातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी हाल ही में किस देश के? ईरान देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईरान देश। लेकिन यह राष्ट्रपति करंट अफेयर में क्यों आए? तो देखो, हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अयातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर कहां गए हैं? ईरान गए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं। और डॉक्टर एस जयशंकर राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों से भी मुलाकात करेंगे। और ईरान की बात आई तो ईरान की कैपिटल का नाम क्या है? तेहरान, जहां पर वो गए हैं। 11वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे शेहरोज काशिफ कौन है? इमेज आप देख सकते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे शेहरोज काशिफ कौन है? एक जाने माने पर्वतारोही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पर्वतारोही।
19 वर्षीय पाकिस्तानी पर्वतारोही है। क्या? एक यंग पर्वतारोही है। किस देश के है? पाकिस्तान देश के। तो 19 वर्षीय पाकिस्तानी पर्वतारोही शेहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो यह हमें याद रख लेना है कि K2 जो दुनिया की सर्वोच्च दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है, वहां पर पहुंचने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। नाम है शेहरोज काशिफ। किस देश के हैं? पाकिस्तान देश के। और लाहौर के शेहरोज काशिफ ने बोतल बंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर ऊंची चोटी को फतह करने की उपलब्धि हाल ही में हासिल की है। और यहां जिक्र किया हमने पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। इमेज आप देख सकते हैं, आरिफ अलवी पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? पूर्व क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री। और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। तो इतने फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। 12वां क्वेश्चन, माय ऑन मजगांव नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इस किताब की फ्रंट पेज को भी इमेज में आप देख सकते हैं, माय ऑन मजगांव। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है कैप्टन रमेश बाबू ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैप्टन रमेश बाबू ने यह किताब लिखी है। कैप्टन रमेश बाबू ने माय ऑन मजगांव नामक एक नई किताब लिखी है। इंडस सोर्स बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक में मजगांव द्वीप के इतिहास और कहानी को दर्शाया गया है, जो बॉम्बे के रूप में एक इकाई में विलय हो गया था। पुस्तक मजगांव के भूले हुए इतिहास को फिर से खोजती है और माझा गांव या माय ऑन विलेज की पहचान को पुनर्जीवित करती है। और कैप्टन रमेश बाबू मजगांव डॉक में भारतीय नौसेना में सेवा देने के बाद मुंबई से सेवानिवृत्त हुए। तो आपको याद रख लेने हैं कि माय ऑन मजगांव, जिसके लेखक कौन है? माय ऑन मजगांव के लेखक है कैप्टन रमेश बाबू। ओके, 13वां और लास्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने साल तक जारी रखने की मंजूरी दी? हाल ही में कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 साल। और यहाँ क्या लिखा है पढ़ो तो, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, समग्र शिक्षा योजना 2.0 को मंजूरी। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समग्र शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की गई है। और इसे क्या नाम दिया गया है? समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 नाम दिया गया है। और समग्र शिक्षा अभियान 2.0 योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी और आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों का भी विकास किया जाएगा। और हमारे देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इमेज में आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समग्र शिक्षा योजना 2.0 में प्ले स्कूल व आंगनवाड़ी को औपचारिक रूप से दिया जाएगा रूप। अब सरकारी स्कूलों में भी यह प्ले स्कूल होंगे। तो इसी तरह की बात हमारे शिक्षा मंत्री ने की है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में रिलीज होने वाली भुज द प्राइड ऑफ इंडिया किस घटना से संबंधित है? भुज द प्राइड ऑफ इंडिया नामक फिल्म में अहम किरदार निभाया है अजय देवगन जी ने। और यह किस घटना पर बेस्ड है? 1971 के भारत पाक युद्ध घटना से जुड़ी हुई यह फिल्म, जो 13 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है हितेंद्र सिंह राजपूत, शैलेश आशाल, बन्ना बॉय, धर्मेंद्र मेवाड़ा, सुनीताबेन पटेल, करण कनौजिया, अनिल धेडा रॉक, परमार ज्योति। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो मनीष चौधरी, डिम्पल पटेल, लीला कटारा, अनिल भाभोर, मकवाना जिगर, संगीता प्रजापति, किंजल प्रजापति और लाठिया शैलेश, इन सभी दोस्तों का आंसर भी बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है पलाश अनिल, नीलेश पाटनवाड़िया, कृष्णा पटेल, हितेश पारगे, केतना बेन राठौड़,
SM राठौड़, जयराज राठवा और JB गाबू, आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है? हाल ही में कुछ परिवर्तन हुआ है क्षमादान की शक्तियों में और इसीलिए करंट अफेयर में आया है। तो बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है? सही आर्टिकल चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।